कब तक डरोगी? सबका सामना तो एक न एक दिन उसे करना ही पड़ेगा। मॉडलिंग में आ गई है तो उन सब लोगों से भी सामना होगा ही जो उसे अब तक मिले हैं। उनके साथ अच्छे बुरे अनुभव जैसे भी रहे हों, तो अब भूमि से क्यों डरे? ना अब वह उसके घर पर रहती है, न उसकी नौकरानी है, न हिमानी जी ने उसकी सिफारिश की है। वह अपने दम पर वहाँ पहुँची है, जो उस जगह से काफ़ी ऊपर है जहाँ पर वह थी जिस दिन रुद्र प्रताप के चंगुल से छूट कर भागी थी। तो वह घर से बेघर हुई, बेबस बेसहारा थी। हर नज़र जैसे उसे निगलने को तत्पर थी। कई बार गिरी, टूटी पर बिखरी कभी नहीं। हर बार खुद को संभाला, उठ खड़ी हुई और डटकर मुकाबला भी किया, संघर्ष किया अपनी बाधाओं से, मुश्किलों से जिसने उसे कदम कदम पर रोका। कभी आसान नहीं रही है। पीछे हटने से बेहतर आगे बढ़ना है, जहाँ असीमित संभावनाएं और उड़ान भरने के लिए खुला आसमान है, जिस पर उसकी पंख फैलाने की शुरुआत होगा। यह फैशन शो जिसमें वह प्राइम मॉडल के तौर पर उतरेगी। आहाना ने निश्चय किया इस शो में हिस्सा लेगी, तो जोर शोर से तैयारी करने लगी। आखिर वो दिन भी आ गया जब कल उसका शो है। आज उसे रैंक वॉक की फुल फाइनल रिहर्सल करवाई जाएगी, जिसके लिए जैसी मेडल जो उसकी हेड है वह उसके पास आई। उम्र यही 35 के करीब, डाइकल वाल जींस शर्ट पहने उसने म्यूजिक चालू किया और अहाना को वॉक स्टार्ट करने का निर्देश दिया। वह एक हॉलनुमा कमरा था जिसमें एक सिम्प्रेफी रैंप भी बनाया हुआ था, जिसके निर्देश पर अहाना ने वॉक स्टार्ट की ही थी कि तभी वहाँ कैरवी अपनी सेक्रेटरी और नितारा के साथ पहुँच गई। वो अहाना को वॉक करते देख हंसने लगी, तो अहाना नर्वस हो गई क्योंकि कैरवी से वहाँ की सभी मॉडल डरती हैं। क्या बात है जेसी, इसकी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उसने जेसी पर तंज किया। हाँ, कल इसकी रैंप ओपनिंग है और ये प्राइम मॉडल के तौर पर जाएगी। वाट, ये प्राइम मॉडल? जैसे ही जेसी बोलकर चुप हुई, कैरवी ने हैरानी जताई। हाँ, और तनु कपाड़िया और भूमि कारवंशी के साथ रैंप भी शेयर करेगी। जैसे ही जेसी ने कहा, कैरवी सुनकर दंग रह गई। एक न्यूकमर मॉडल को उसकी जगह देकर रैंप पर भेजना उसकी इंसल्ट था, जो उसे मंजूर नहीं था। ये प्राइम मॉडल? हाँ, ये प्राइम मॉडल। इसका मतलब समझी हो, तनु कपाड़िया का जो सबसे लेटेस्ट डिजाइन किया एक्सपेंसिव ड्रेस होगा, ये उसे पहनेगी। हाँ, सो व्हाट आई विल वेयर? मैं क्या पहनूंगी? उसने हैरानी से पूछा। वो मुझे नहीं पता, मैनेजर से पूछो। जेसी ने उसे टालने की गरज से कहा। मैनेजर का दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर ये प्राइम मॉडल के तौर पर जाएगी तो मैं रैंप पर नहीं उतरूंगी, उसने से चेताते हुए कहा। वो तुम उनसे ही बात करो। जेसी ने उसे जो बताया उसने कैरवी क्रोध में तमतमा गई। उसे भान हो गया कंपनी जानबूझकर एना को प्रमोट करना चाह रही है। आहाना वॉक की प्रैक्टिस कर रही थी। वह आई और उसके आगे पैर टिका दिया, जिससे वह औंधे मुँह रैंप पर गिर गई। तो वे देख हुए तीनों जोर से हंसने लगी। जैसी ये प्राइम मॉडल के तौर पर जाएगी, तुम लोगों को विश्वास है कि ये वॉक फिनिश कर पाएगी या नहीं? वह मुंह हाथ पर रखकर हंसी जैसी बोली। कैरवी, व्हाट इज दिस? क्या है ये? उसने आहाना के साथ बदसलूकी करने पर जेसी ने उस पर गुस्सा किया और अहाना को उठाने में मदद करती है, पर गुरूर में भरी कैरवी पर तो जैसे कोई असर ही नहीं था। मैं तो बस एग्जाम्पल दिखा रही थी। मुझे तो डिजाइनर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। उसके लेटेस्ट डिजाइन के लाखों के उस ड्रेस की हालत क्या होगी अगर यह ऐसे ही रैंप पर गिर गई तो? कहती वह अहाना पर हंसती चली गई। कैरवी, क्या तुम सच में इसके बाद रैंप पर उतरोगी? नितारा ने पूछा। नहीं, कंपनी मेरी इतनी इंसल्ट करेगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। मैनेजर को अभी सबक सिखा कर आती हूँ। कैरवी दंदनाती मैनेजर के पास आ गई और उसे पूछती है कि वे उसकी जगह आहाना को क्यों प्राइम मॉडल के तौर पर भेज रहे हैं। मैनेजर ने उसे बताया कि यह कंपनी का फैसला है। तो कैरवी ने उसे चेतावनी दी कि अगर ऐसा हुआ तो वह रैंप पर नहीं उतरेगी। मैनेजर को कैरवी की तरफ से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद पहले से ही थी, पर वे कैरवी को अभी नाराज भी नहीं करना चाहते। तो फिलहाल वह उसे कह कर लौटा देता है कि यह सब कंपनी हेड ने डिसाइड किया है। जब मीटिंग होगी, जो हफ्ते में एक बार होती है, तो वह
वहाँ अपनी बात रख सकती है। इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता। मैनेजर ने हाथ खड़े किए तो कैरवी वहाँ से गुस्से में यह कहकर चली गई कि कल के शो का हिस्सा नहीं बनेगी। जिस शो में वह जाएगी प्राइम मॉडल के टैग वही रखेगी। वो किसी को एक दिन के लिए भी नहीं देना चाहती। कहकर वह चली गई। जैसी मैनेजर के पास आती है और उसे बताती है कि कैरवी ने ऐना के साथ क्या किया तो मैनेजर के माथे पर भी बल पड़ गए। जैसी ने कैरी कल कुछ गड़बड़ तो नहीं करेगी। मोस्ट लाइकली कि ये होता, पर अभी उसने खुद का नाम वापस लेने को कहा है तो वह उस जगह पर नहीं होगी तो कोई गड़बड़ भी नहीं कर पाएगी। ना आए तो अच्छा है, पर मुझे लगता है ये गड़बड़ करने जरूर आएगी या किसी और से करवाएगी। ये इतनी आसानी से नहीं मान सकती। मैनेजर और जेसी दोनों चिंतित हैं कि कैरवी का अगला कदम क्या होगा। आहाना भी का शाम के समय पीजी वापस आई। वह बहुत ज़्यादा नर्वस भी है और खुश भी, क्योंकि कामयाबी उससे एक दिन के फैसले पर है। आज बहुत मन हो रहा था कि किसी अपने से बात करे जो उसे हौसला दे या फिर उसकी खुशी में शामिल हो। दुखी थी तब परिवार की या किसी अपने की इतनी कमी महसूस नहीं हुई जितनी आज हो रही थी। कल से वह एक आम लड़की से मॉडल हो जाएगी। वह यह खुशी किसी के साथ बांटना चाहती है, पर कोई है ही नहीं। एक नौकरानी से मॉडल बनने तक का ये सफ़र उसके बेशक अकेले तय किया है, पर कामयाबी का जश्न दो अपनों के साथ मनाने में ही मज़ा है। यूँ अकेले क्या मज़ा। दुख के दिन अकेलेपन में कट गए, पर आज उसे अपना परिवार बहुत याद आ रहा था। उसकी कमी महसूस हो रही थी। परिवार के नाम पर भाई है तो वह अपने भाई को ही कॉल लगाने का मन बनाती है। माँ की मृत्यु हो जाने के बाद भी भाई के न आने से वह उसे नाराज़ थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी के दबाव में रहता है। पत्नी अच्छे घर से है तो उसका रौब झाड़ती है। जैसा वह कहती है वैसा न किया तो क्लेश खड़ा कर देती है। इसलिए उसे अपने दुख में भी कभी कॉल नहीं किया कि वह भी दुख होगा, पर आज कॉल करती है। उसका भाई कॉल रिसीव करता है। हेलो, भाई की आवाज़ थी। भैया, मैं आहाना। भैया की आवाज़ सुनी तो गला भर आया, आवाज़ भरा गई। आहाना, कहाँ हो, कैसी हो? उसने पूछा। ठीक हूँ, आप कैसे हो? भाभी, बच्चे कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। आज इतने दिनों बाद कॉल किया तूने। आपने भी तो कभी कॉल नहीं किया ना। माँ के अंतिम दर्शन को आए, कभी पूछा नहीं कि मैं कैसी हूँ। आहाना ने शिकायती लहजे में पूछा। पता तो है तेरी भाभी कैसी है। ऐसा कर तू यहाँ आ जा। वहाँ अकेली भी घर पर क्या करेगी? नहीं भैया, वहाँ आकर क्या करना, भाभी को बर्दाश्त नहीं होगा। और जब आपको नहीं पता नहीं कि माँ के मरने के बाद जवान बहन अकेली कैसी रह रही होगी, कहाँ रह गई होगी, क्या खा पी रही होगी। तो अब बुलाने का क्या मतलब? मैं तुझे कॉल लगाता था, मिलता ही नहीं था। मैं आऊँगा तुझसे मिलने। कब? जब भी समय मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी पत्नी आपको इजाज़त दे आने की तो मुझे पहले इस नंबर पर कॉल कर लेना। वह बात कर रही थी कि उसकी भाभी को पता चल गया कि वह आना से बात कर रहा है। फ़ोन छीन लेती है। वह गुस्से में आग बबूला हो गई। कितनी बार बोला है यहाँ कॉल मत किया करो। बहुत ही बेशर्म और बेहया होगी, मानती नहीं हो। जब कह रखा है कि ना अपनी मनहूस शक्ल हमें दिखाना, ना फ़ोन करना, हमारा तुमसे और उस घर से कोई रिश्ता नहीं तो क्यों फ़ोन करती हो? पैसे की ज़रूरत होगी, वही मांगने को फ़ोन कर रही होगी। आइंदा कभी कॉल मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भाभी ने बिना उसकी बात सुने एक ही सांस में हमेशा की तरह उसे भला बुरा कहकर मन की भड़ास निकालकर फ़ोन बंद कर दिया। भाभी की जली कटी बातें सुनने की हमेशा ही आदत है। वो इतना बुरा नहीं लगा, पर भाई की जानकारी पर हैरानी हो रही थी, जिसे ये पता नहीं कि उसकी बहन कहाँ है। नंबर नहीं मिला होगा तो पता करने घर तो आता कि वह जिंदा भी है कि नहीं। मन और अधिक खराब हो गया। कब से तो अनाथों जैसा जीवन जी रही थी, आज उसे शिद्दत से महसूस भी हुआ। फ़ोन नीचे रखा तब तक अमूली आ गई। आहाना, तुम ऐसी उदास क्यों बैठी हो? कल तुम्हारा शो होने वाला है और तुम यूँ उदास बैठी हो। मैं होती तो कहीं पार्टी कर रही होती। वह खुशी होती बोली। कल अगर शो अच्छे से हो गया तो सबको मेरी तरफ से होटल में ग्रैंड पार्टी। वह मुस्कुराई। पक्का? हाँ ठीक है।
तेरी बात नहीं बनी कहीं? आहाना ने पूछा। नहीं यार, लगता है मॉडलिंग मेरी किस्मत में नहीं, वह मायूसी से बोली। उदास मत हो, एक दिन जरूर तेरा सपना भी पूरा होगा। होप सो ऐसा ही हो। उसने गहरी सांस ली। अमूल्य, एक बात कहनी थी। हाँ बोलना। सबकी तरह मेरी भी इच्छा है कि जब मेरा पहला शो हो तो दर्शकों की उस भीड़ में मेरा भी कोई अपना हो जो मेरे लिए तालियां बजाए। क्या कल मेरा शो देखने आएगी? एक तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है, तू आएगी तो मुझे अच्छा लगेगा, जरूर आऊँगी। अमोली मुस्कुरा दी। आहाना की अब तक के दुख भरे जीवन की लंबी रात के बाद उम्मीद की किरण की तरह ही आज की सुबह हुई है कि सब अब शायद उसकी ज़िंदगी में भी सब ठीक हो जाए। उसके लिए नई ज़िंदगी के नए द्वार खोलने का मौका है। तो पीजी से तैयार होकर कंपनी पहुंची। शो शाम के समय एक बड़े से होटल में होने वाला था। तब तक वो शो की तैयारी करती है। शाम के समय सभी मॉडल्स वहां पहुंच गई जहां पर शो होने वाला था। वहां एक बड़ा सा मेकअप और चेंजिंग रूम मॉडल्स के लिए था जो रैंप के ठीक पीछे था। वहीं से निकलकर मॉडल्स को रैंप पर उतरना है। उन्हें एक शो में कम से कम 2 या 3 बार ड्रेस बदलनी पड़ती है, जिसमें बहुत थोड़ा समय मिलता है। यह काम बहुत जल्दी से करना पड़ता है। आहाना और अन्य मॉडल्स को तैयार करने मेकअप आर्टिस्ट थी जो उन्हें तैयार कर रही थी। तनु कपाड़िया वहां आ गई क्योंकि कैरवी सुपर मॉडल है तो उसे सभी जानते हैं। वह कैरवी से मिलना चाहती थी। वेयर इज कैरवी? उसने जेसी से पूछा। वो आज नहीं आई, जेसी ने बताया। जान सकती हूँ क्यों? वह गुस्से में बोली। उसे ज़रूरी काम था। करवी नहीं तो प्राइम मॉडल कौन है? उसने पूछा तो जेसी चलती आई और आहाना के कंधे पर हाथ रखती है। आज की प्राइम मॉडल एना है। आज इनकी रैंप ओपनिंग भी है और यही आपका लेटेस्ट डिजाइनर ड्रेस पहनेंगी। जैसे की बात पर तनु कपाड़िया भड़क गई। व्हाट इज दिस अनजोक? न्यू मॉडल को मेरा डिजाइन किया हुआ सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने के लिए दे रहे हैं? मेरा शो फ्लॉप करवाना चाहते हो क्या? वेयर इज कैरबी? लेट मी टॉक टू हर। अर्जेंट उसको बुलाओ। वो नहीं आ सकती। लेट मी टॉक टू हर। वह बहुत ज़्यादा भड़क गई थी तो शांत कराने जैसी मैनेजर को बुला लाई। उन्होंने उसे समझाना चाहा पर वह नहीं मानी तो मैनेजर ने कंपनी हेड से बात की और उन्होंने तनु कपाड़िया से बात की और समझा बुझा कर शांत किया कि अगर कंपनी ने एना को चुना है तो उन्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई उसकी जिम्मेदारी कंपनी की है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आई वॉन्ट फॉरगिव एनीवन, किसी को माफ़ नहीं करूँगी। वह जेसी और मैनेजर को चेतावनी देती है। नहीं होगी मैम, आप निश्चिंत रहिए। जेसी ने उन्हें समझा बुझाकर फिलहाल तो भेज दिया पर इस सबसे आहाना बहुत घबरा गई कि कहीं उसे कोई गड़बड़ न हो जाए। घबराए तो मैनेजर और जेसी भी हैं कि कैरवी यहाँ न आए। फैशन शो शुरू होने में कुछ ही समय बचा था और अब सभी मॉडल्स तैयार होने लगी। उसी समय तनु कपाड़िया के फ़ोन में कैरवी का कॉल आया और उससे बात करने लगी। बात करते हुए वह जानबूझकर उसे ऐसे जताती हैं कि उसने उसे बस वैसे ही कॉल किया है। दरअसल उसे नितारा बता चुकी थी कि तनु कपाड़िया कंपनी से नाराज हैं। वह नई मॉडल को उसका तैयार किया लेटेस्ट डिजाइनर आउटफिट पहनने देकर रिस्क नहीं चाहती। इसलिए वह चाहती थी कैरवी इसे पहने। वह उसे कॉल करती है ताकि उसे बता सके कि वह फ्री है। उसकी आशा अनुरूप उसने उससे पूछा, कैरवी क्या तुम अभी यहाँ आ सकती हो प्लीज़? उसने कैरवी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मैम मैं अभी कैसे? कैरवी जानबूझकर अनभिज्ञ बनने की कोशिश करती रही। प्लीज़। ओके मैम, आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो अभी 5 मिनट में आती हूँ। उसके होठों पर सातिर मुस्कान थी। कोई और मॉडल उसका प्राइम मॉडल का स्थान ले उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी प्राइम मॉडल की पोजीशन बचाने उसे जो भी करना पड़े वो करेगी, इसलिए वो आने की हामी भरती है। ब्यूटिशियन ने जैसे ही आहाना को वो आउटफिट पहनने को दिया वह उसके हाथ से छीन लेती है। ये आउटफिट मैंने कैरवी की फिटिंग का बनाया है और ये उस पर ही जचेगा, कोई और इसे पहन ही नहीं सकता। उसने संकीर्ण नजरें आहाना पर टिकाई तो उसने घबराहट के मारे थूक गटका। शब्द तो जैसे मुंह में गम से चिपक गए हैं कि निकल नहीं रहे। वह पहले ही इतनी घबराई हुई है कि उसका पहला रैंप शो है।
और ये प्राइम मॉडल की लड़ाई उसकी जान निकाल कर रहेगी। उसे अभी इस सब से कोई मतलब नहीं नहीं कि प्राइम मॉडल और सुपर मॉडल की लड़ाई क्या है। वह जेसी को कहती है कि उसे प्राइम मॉडल के बजाय सिंपल एंट्री करवा दो, पर जेसी को भी ऑर्डर है जिसे वह टाल नहीं सकती, तो अतनु कपाड़िया को समझाने की कोशिश करती है। मैम इस आउटफिट को ऐना पहनेगी, इसकी रैंप ओपनिंग है। मुझे इस बात पर डाउट है कि ये रैंप चल भी पाएगी या नहीं। ऐसे क्यों कह रही हैं? जेसी ने पूछा। ये देखो, उसने वो वाला वीडियो उसे दिखाया जिसमें कैरवी ने पैर अड़ाने से आहाना रैंप पर गिर गई थी। वह अभी कैरवी ने ही उसके फ़ोन पर भेजा है। क्योंकि ये रैंप पर गिर गई थी, क्या गारंटी है कि अब नहीं गिरेगी? उसने अहाना पर संदेह जताया। तो जेसी ने उसे समझाना चाहा कि यह सब कैरवी का किया धरा है, पर वो जैसे समझने को तैयार ही नहीं थी। अब हम फैशन शो का प्रोग्राम बदलते हैं। पहले ये फिक्स था कि प्राइम मॉडल शो के मिड में स्पेशल तरीके से रैंप पर एंट्री लेंगी, लेकिन बाद वह एक वॉक करेगी और रैंप के एंड पर खड़ी हो जाएगी। उसके बाद भूमि और वंशी आएंगे जो एक सिंपल वॉक लेंगे। जब वे रेंट के एंड पर आएंगे उसके बाद दोनों साथ में वॉक करते आगे जाएंगे, फ्रंट पर खड़े होंगे, वापस मुड़ेंगे और फिर मैं उन्हें ज्वाइन करूंगी। जी वही प्रोग्राम फिक्स है। जेसी ने सहमति में गर्दन हिलाई। अब ये थोड़ा चेंज होगा, प्राइम मॉडल की स्पेशल एंट्री और बाकी सब वैसा ही रहेगा, बस ये चेंज होगा कि पहले प्राइम मॉडल की एंट्री शो के मिड में रखने वाले थे, अब लास्ट में रखेंगे। लास्ट में क्यों? तब तक कैरवी आ जाएगी। पर ऐना की रैंप ओपनिंग का क्या होगा? मुझे नई मॉडल पर विश्वास नहीं ना। मैं कोई रिस्क उठाना चाहती, मैं एक बार देखना चाहती हूँ यह इतने लोगों के सामने प्रेशर झेल पाती है कि नहीं, इसलिए पहले इसकी रैंप पर सिंपल एंट्री करवाएंगे। अगर इसने प्रॉपर तरीके से वॉक फिनिश कर ली फिर सोचेंगे दोनों में से कौन जाएगी। तब तक कैरवी भी आ जाएगी। तनु कपाड़िया अभी भी कैरवी को भेजने की मुखालफत कर रही थी। जेसी और मैनेजर ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह जिद पर अड़ी थी जब तक आहाना का ट्रायल नहीं देखेंगी अपना स्पेशल आउटफिट उसे पहनने नहीं देंगी। मैनेजर और जेसी को आहाना पर पूरा विश्वास था। अगर ऐना ने अपनी वॉक कम्प्लीटली फिनिश कर ली तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो उसके बाद सोचेंगे। आहाना को ट्रायल के लिए पहले रैंप पर भेजने का फैसला किया गया और अब वह ग्रे कलर का 2 पीस प्रोम आउटफिट पहनकर रैंप पर जाने के लिए तैयार थी। पर उससे पहले उसका आधा चेहरा आंखों से ऊपर तक एक मास्क से ढक दिया गया ताकि किसी को पता न चले कि वह पहले रैंप पर उतर चुकी है। उसके साथ बाकी सबको भी मास्क दे दिया गया। आहना पहले ही घबराई हुई थी, पर अब और ज़्यादा घबरा गई। रैंप पर वॉक शुरू करने से पहले वह रैंप के एंड पर खड़ी रैंप को देख रही थी। जेसी और मैनेजर ने उसे हौसला दिया तो उसने दिल को मजबूत किया और खुद को समझाया कि कैरवी के लिए खोने को बहुत कुछ है, पर उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं। इस रैंप पर उतरकर वह सिर्फ पाएगी। खोएगी तो कुछ भी नहीं, तो डरने का कोई औचित्य नहीं। उसके साथ 10-15 लड़कियां थीं। आहाना को 2 मॉडल के वॉक के बाद भेजने का सोचा गया ताकि जब तक बाकियों की वॉक खत्म होगी वह दूसरा लिबास पहन सके। रैंप पर एंट्री लेने का समय हुआ। रैंप ऊंचाई पर नहीं बना था बल्कि प्लेन पर फेस था, जिसके दोनों तरफ लोग कुर्सियों पर बैठे थे और सामने मीडिया के कमरे थे। जैसे ही रैंप के एंड पर आई सबकी नज़रें उस पर टिक गई। सब जोरदार करतल ध्वन से उसका स्वागत कर रहे थे। उसके पहला कदम रखा तो जैसे मैडम की आवाज़ कानों में पड़ी, कम ऑन ऐना, वॉक स्टार्ट करो और दर्शकों की तरफ ध्यान मत देना, बस सामने देखो। उसने पहला कदम बढ़ाया तो लगा संपूर्ण शरीर में कंपन होने लगा है। आंखें बंद होने लगी हैं और पैर मानो रैंप से चिपक गए हैं जो उठ ही नहीं रहे। पर फिर मन में डर को दबाया और पैर मजबूती से रैंप से उठाया और लहराती आगे बढ़ी। जैसे जैसे कदम आगे बढ़े वैसे वैसे मन आत्मविश्वास से लवरेज होने लगा। शरीर कांपना बंद हुआ। रैंप के सामने पहुंचकर कमर पर हाथ रखकर मनमोहक और दिलकश अंदाज में मीडिया को पोज देकर लिबास का प्रदर्शन किया। अब वह फ्रंट से मुड़ी और पूरे आत्मविश्वास से लवरेज अपनी वाक को एक संपूर्ण अंत दे समाप्त किया। अंदर आई तो वहां खड़े सभी लोगों ने तालियां बजा
उसका हौसला अफजाई की और उसकी हिम्मत बढ़ाई। वाह एना, तुमने तो कमाल कर दिया। जैसी मैडम ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे शाबाशी दी तो वह बैठ गई। उसे कुछ काफ़ी देर तक खुद को समझाने और यकीन दिलाने में लगा कि उसने कर दिखाया है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। ऐना, खुशी बाद में मना लेना, चलो स्पेशल एंट्री के लिए तैयार हो जाओ। जैसे मैडम ने उसे निर्देश दिया तभी अनु कपाड़िया हाँफती आई और जैसे से मुखातिब हो कहती है, जैसी कैरवी आ चुकी है। वाट, सब चौंक गए। देखा तो कैरवी खड़ी थी। उसे देख मैनेजर, जेसी और अहाना तीनों हैरान थे। उन्होंने पूछा कि वह नाम वापस ले चुकी है तो क्यों आई है। मुझे तनु मैम से ने बुलाया है। तनु जी ने, ये शो हमने ऑर्गेनाइज करवाया है और ये हम डिसाइड करेंगे कि स्पेशल एंट्री किसकी होगी। जैसे मैडम उससे बोली, मेरी भी कुछ मर्जी चलेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। अगर आपको बदलाव करना है तो हेड से पूछिए। तनु कपाड़िया के ने हेड को कॉल करके पूछा कि कैरवी आ गई है, क्या वो उसकी स्पेशल एंट्री करवा दें, पर उन्होंने इजाज़त नहीं दी और अब उन्होंने मन मार कर आहाना को वह लिबास पहनने दे दिया जिसे तनु कपाड़िया तो मायूस हैं, पर कैरवी जल भून गई। पर वह अपनी इतनी आसानी से कहाँ हार मानेगी। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। कुछ समय पश्चात भूमि भी आ गया। उसे उसको पहनने के लिए उसका ड्रेस दे दिया गया जिसे वह चेंजिंग रूम में बदलने चली गई। आहाना की स्पेशल एंट्री के बाद उसकी एंट्री होनी थी। आहाना की एंट्री को स्पेशल बनाने का इंतजाम भी स्पेशल है। पूरे हॉल की लाइट बंद कर दी गई। अब सबका ध्यान खींचा ऊपर से सफ़ेद रंग की रोशनी में जगमगाता बड़ा सा गोला जो नीचे रैंप पर उतरने लगा। सबकी उत्सुक नजरें उस पर टिकी थी। दरअसल यह बहुत बड़ा गुब्बारा जैसा था जो रैंप पर उतर गया। सभी सांसें रोक देख रहे थे। उस सफ़ेद रंग के गुब्बारे की आकृति एक सफ़ेद कमल की बनने लगी। जब उसकी एक एक पंखुड़ियाँ खुलने लगी और थोड़ी ही देर में उसने उसने एक सफ़ेद कमल के फूल का रूप ले लिया जिसके अंदर घुटने फूल कर आहाना बैठी थी। मानो आसमान से उतरी कोई परी सो रही है। अब वह हाथ फैलाती अंगड़ाई लेती उठ खड़ी हुई तो सबकी जैसे सांसें थम गई। उसने चेहरा नीचे की तरफ किया हुआ था। रोशनी का पूरा फोकस उसके लिबास पर डाला गया। सफ़ेद रंग पर हल्का आसमानी रंग चढ़ा। वह स्किन फिटिंग लॉन्ग प्रोम ड्रेस था जो बेहद खूबसूरत था। वह लिबास उसके कमर के पास दोनों तरफ से इस तरह से कटिंग की गई थी कि उसकी खूबसूरती उभर कर सामने आ रही थी। आप शोल्डर वह ड्रेस बिना बाजू के था तो कमर की तरफ से जिप से बंद किया हुआ था। लिबास से ध्यान हटाकर सब अब मॉडल का चेहरा देखने उत्सुक थे। आहाना ने चेहरा ऊपर उठाया। लिबास जितना खूबसूरत था उससे कहीं अधिक खूबसूरत उसे पहनने वाली आहाना लग रही थी कि देखने वाले सांस लेना भी भूल गए। उनके सामने तो जैसे आसमान से साक्षात कोई परी रैंप पर उतर आई थी। उसने सबका अभिवादन किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से सबने इस नवोदित मॉडल का स्वागत किया और अब वह आकृति वहां से हटा दी गई और रैंप पर लाइट भी ऑन हो गई। अब उसने रैंप पर एक वॉक ली। फ्रंट पर जाकर दोनों हाथ कमर पर रखकर खूबसूरत पोज बनाया जिसे ढेरों कैमरों ने अपने कैमरों में कैप्चर कर लिया। अब वह वापस मुड़ी और रैंप के एंड पर आकर वॉक खत्म कर दी। वॉक करते ही वह आत्मविश्वास से लवरेज थी। तभी नज़र वहाँ पर खड़े भूमिक पर पड़ी तो आत्मविश्वास डोलने लगा और घबराहट होने लगी क्योंकि वह उसे गौर से और हैरानी से देख रहा था जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। वह कुछ पूछता आहाना वॉक करने मुड़ गई। भूमिक ने भी अपनी वॉक स्टार्ट की। थोड़ी देर बाद उसने अपनी वॉक ख़त्म की और अब वो एंड पर आ गया। अब आहाना और उसे दोनों एक साथ वॉक करनी थी। भूमिका और आहाना एक साथ ही वॉक करने लगे। वह रैंप के मिड में आई तो लगा जैसे उसका ड्रेस कमर से थोड़ा लूज होकर नीचे की तरफ खिसक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने वॉक जारी रखी पर अब उसे संभालना उसके लिए मुश्किल होने लगा। उसे वॉक भी पूरी करनी थी। मजबूती से दोनों हाथ
दोनों तरफ से जमा लिए, पर लग नहीं रहा था कि वह आगे जा पाएगी। वह जैसे एक जगह पर जम गई। भूमि वॉक करते आगे निकल गया। आहाना एक जगह पर खड़ी थी, रैम के छोर पर खड़ी। कैरवी उसका तमाशा देखने को तैयार थी। एना डार्लिंग, आज तो बेइज्जती होगी। उसके बाद रैम पर आना तो दूर, तुम मॉडलिंग भी छोड़ दोगी। कैरवी उसके रुकने से जहाँ खुश थी, जेसी और तनु कपाड़िया उसे देख टेंशन में आ गई कि यह रुक क्यों गई। कमॉन एना, आगे बढ़ो। जेसी की आवाज़ कानों में पड़ी, पर कदम आगे बढ़ने तैयार न थे। आहाना को सब आगे बढ़ने को कह रहे थे, पर वह आगे बढ़ी तो हो सकता है ड्रेस पूरा खुल जाए। तो वह एक जगह पर खड़ी भूमि को जाते देखने लगी। तभी भीड़ में से कोई ऐसा निकला जिसने उसकी कमर पर हाथ रख उसकी ड्रेस संभाल ली कि वह नीचे न खिसके। आहाना ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो हैरान रह गई। आप? उसकी आंखें आश्चर्य से खुली हुई थी। अभिराज था, जिसने एक हाथ से उसकी जिप बंद कर दी जो खुल गई थी। वह उसका कॉस्ट्यूम फिर से टाइट हो गया था, तो उसने चैन की सांस ली। आगे बढ़ो, धीमे से बोलकर उसने हाथ हटाया तो वह वॉक करने लगी। उसके साथ वॉक करता अभिराज भी फ्रंट पर आ गया। अभिराज खुराना रैंप पर, यह बहुत बड़ी खबर थी। लोग भूल भी गए कि आहाना बीच में रुकी थी। सबको लगा वह वॉक का हिस्सा है। वह अभिराज खुराना को भी रैंप पर आने वाले थे। अभिराज और आहाना रैंप के फ्रंट पर आए। भूमि को इग्नोर कर सब उनकी फोटोज क्लिक करने लगे। भूमि ने अभिराज को देखा तो चिढ़ गया, पर तनु कपाड़िया का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जो अभिराज आज तक कभी किसी पार्टी के कमरे में कैप्चर नहीं किया गया, न ऐसे किसी प्रोग्राम में जाता है, वह उनके फैशन शो में है। यह तो इतनी बड़ी न्यूज है कि उसके पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। आहाना और अभिराज वॉक करते वापिस आए। एंड पर आकर भूमिक ने अभिराज की तरफ घूर कर देखा तो अभिराज ने उसे इग्नोर किया। अब तनु कपाड़िया की रिक्वेस्ट पर वे सब रैंप पर चलने लगे। सब जगह बस तालियां गूंज रही थी। सब जानना चाहते थे कि अभिराज यहाँ क्यों आया है, तो वह सबके सवालों का जवाब देने आहाना का हाथ पकड़ने आता है। माइक लेने हाथ बढ़ाता है तो कि दे दिया गया। हेलो एवरीवन, उसके ये कहते ही हॉल में शोर उठा। सब उसे सुनने और देखने को उत्सुक थे, क्योंकि वह कभी ऐसे शो में नहीं जाता था, तो यह अप्रत्याशित था। सब उसे सुनने को उत्सुक थे। यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग हाउ एम आई हेयर। एक्चुअली एना इज माई फ्रेंड। इसका पहला रैंप शो था जिसे देखने मैं आया था। आई एम सो हैप्पी टू सी एना हेयर एंड शेयर द रैंप। सब सांस रोके उसकी बातें सुन रहे थे। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ और चाहता हूँ यह न सिर्फ एक मॉडल बल्कि सुपर मॉडल और एक दिन बहुत बड़ी एक्ट्रेस भी बने। उसके ये कहते ही आहाना ने उसकी तरफ देखा। एक ऐलान एना की रिकॉर्डिंग ये है कि एक ग्रुप ऑफ कंपनी एना को एज अ मॉडल सेलेक्ट करना चाहती है। अगर एना की इजाज़त हो तो इस पर बात आगे बढ़ाएंगे। उसके ये कहते ही जेसी और बाकी मॉडल्स खुश थी, पर कैरवी और नितारा का मुंह उतर गया। दंदनाती चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गई। ये एना और अविराज खुराना की दोस्त कांट बिलीव। वह परेशान भी सी बड़बड़ाने लगी। उधर रैंप पर अब अविराज भी जाने की इजाज़त मांगता है। अब आप सबसे इजाज़त लेता हूँ, कहता हुआ हाथ हिलाता रैंप के एंड पर चला गया। फिर आहाना के कान में धीरे से बोला, कस्ट्यूम चेंज करके बाहर आ जाओ। मैं ज़्यादा देर यहाँ पर रुक नहीं सकता। आई विल वेट फॉर यू आउटसाइड। वह धीमे से उसके कान में बोलकर हाथ हिलाता वहाँ से चला गया और आहाना आश्चर्य से जड़ बनी हुई थी। तनु कपाड़िया और जेसी तो जैसे खुशी के मारे फूली न समा रही थी, पर वो सोच रही थी कि अविराज ना आता तो उसका क्या होता। ये शख्स हर उस जगह क्यों आता है जब वो मुसीबत में होती है, ट्रेन में, हॉस्पिटल में और अब भी। अगर ड्रेस खुल जाता तो वह तो जीते जी मर जाती। सोच कर ही रूह कांप गई। वह अपनी सोच में थी कि तभी तनु कपाड़िया की आवाज़ ने चौंकाया। वह खुशी के मारे उसके दोनों कंधे पकड़े थी। थैंक यू एना, तुम्हारी वजह से मेरा ये शो हिट हो गया। अभी न्यूज़ चैनल पर ये शो ट्रेंडिंग में चल रहा है।
तुमने इतना बड़ा धमाका कर दिया, सरप्राइज रखा हुआ था क्या? क्यों नहीं बताया कि अविराज खुराना यहाँ आने वाले हैं? ओह माय गॉड, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू थैंक यू। तनु कपाड़िया उसके आगे पीछे मंडरा रही थी और कैरवी सॉफ्ट सी बैठी थी, जिस सेना के लिए उसने इतना बड़ा प्लान किया था वह अविराज के आने से सनसनी बन गई। अब उसे अपना प्राइम मॉडल का साथ सुपर मॉडल का ताज भी फिसलता नजर आ रहा था, इसलिए बड़बड़ा रही थी। भूमिक भी अपना कस्ट्यूम चेंज करके आ गया। वह उसे घूर कर देख रहा था क्योंकि वह उसे पहचान चुका था। आहाना ने उसे आते देखा तो थूक गटका। वह चलता उसके पास आ गया। उसे उसकी शक्ल देख अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वह जाने मुड़ी। रुको, भूमिक ने आवाज़ दी तो वह रुक गई। तुम वही लड़की हो ना आहाना? वह दांत पीसता हुआ बोला। तो वह एक पल को घबरा गई। वैसे ही डर लगा जब वह उसके घर पर थी। आखिर अपनी चाल में कामयाब हो गई। उसके बोलने पर भी आहाना चुप थी। अविराज खुराना को फंसाकर वो कर लिया जो करना चाह रही थी। क्या क्या कह रहे हो? वह उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगी। रुको, वह बोला पर वह रुकी नहीं, चली गई। थोड़ी देर बाद कस्ट्यूम बदल कर आई तो देखा भूमिक चला गया था। उसने चैन की सांस ली। उसका घर छोड़कर बेशक आ गई हो, पर उसका डर अभी भी उसके दिल में बैठा हुआ है। इतने दिन से जो कुछ भुलाने की कोशिश कर रही थी, सभी कुछ जैसे आंखों के आगे घूम गया। पर अब वह सबसे इजाज़त ले होटल से बाहर निकली तो रंग बदलते लोगों के चेहरे देख हैरान थी। रैम शो से पहले तनु कापाड़िया और अब अनु की तनु कापाड़िया में जमीन आसमान का अंतर था। मन में उथल पुथल मची हुई थी। चलती हुई बाहर निकली। अविराज की शानदार रेड कलर की स्पोर्ट कार खड़ी थी। वह चलती हुई अविराज की गाड़ी के पास आई। उसे देख वह गाड़ी से बाहर आया। आहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या प्रतिक्रिया दे। सोचा कभी इसका सामना नहीं करेगी। किस्मत घूर फिरा कर उसे वहीं क्यों ले जाती है, और अब पता नहीं क्या करेगी। आप क्यों आए हैं यहाँ? वह उससे नज़रें चुराते बोली। क्यों आए मतलब? मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना है। गाड़ी में बैठो। मुझे नहीं बैठना। अब तुम मेरी कंपनी की मॉडल हो तो तुमसे मीटिंग तो करनी पड़ेगी। वह होठों पर तिरछी मुस्कान ले आया। मैंने अभी हाँ नहीं कहा। वह उसे देखती बोली। हाँ ये बात तो है, पर इसी बारे में बात करेंगे ताकि तुम एग्री हो जाओ। कहाँ ले जाएंगे मुझे? तुम बैठो फिर बताता हूँ। वह दरवाज़ा खोलता है। आहाना अंदर बैठने लगी। तभी उसकी नज़र भूमिक पर पड़ी। वह भी होटल से बाहर निकल आया था। आहाना की नज़र उस पर पड़ी तो ठिठक गई, जो कि अविराज देख चुका था। क्या देख रही हो? भूमिक आरवंशी को। आ जाओ बैठो। अब तुम उसकी हाउस मेड नहीं जो उससे डर रही हो। अब तुम पब्लिक लाइफ में आ गई हो तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना सीखो। वह उसे अंदर बिठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। आहाना सोच में है, अविराज वहाँ कैसे आया? उसने उसे पहचान भी लिया। अगर वो ना आता तो क्या होता? अविराज हमेशा ही उसके लिए मददगार बनकर आता है, और आज भी आया। वह बहुत भावुक थी तो आंसू टपक पड़े और सुबकने लगी, जो कि अविराज ने देख लिया। क्यों रो रही हो? उसने पूछा, पर वह कुछ नहीं बोली। तो वह जेब से रुमाल निकाल लेता है और उसकी तरफ बढ़ाती है तो पकड़ लेती है। वैसे ही वह आंसू साफ करती बोली, ये आंसू बचा कर रखो, अभी आगे काम आएगा। क्यों? अभी जाकर तुम्हें डांट पड़ने वाली है। वह चेहरे पर बनावटी गुस्सा ले आया। मतलब ये कि तुम हर बार ऐसे रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती हो और मैं परेशान हो जाता हूँ। तुम रो एजेंट हो क्या? यह वह मजाकिया लहजे में बोला तो आहाना खिलखिला गई। वह ठहाके लगाकर हंसने लगी। इसमें हंसने वाली बात नहीं है आहाना, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वह हंसी रोक कर बोला। आपको और गुस्सा? आहाना हंसी रोकती आंखें चमकाती बोली, हाँ मुझे गुस्सा। पर आपको गुस्सा तो आता नहीं, पर अब आ रहा है। आपने तो अपने इमोशन कंट्रोल कर लिए हैं, करने के लिए जाने जाते हो, यही कह रहे थे। हाँ, पर अब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले मेरा घर छोड़ के चली गई, फिर मुंबई। एक बार मेरा ख्याल नहीं आया कि मुझे मिलकर जाओ।
आपसे जब भी मिलती थी बस एक बेबस बेसहारा के रूप में मिलती थी। सोचा था अब जब कुछ बन जाऊंगी तभी मिलूंगी, पर इस बार भी वही हुआ। वह मायूसी से बोली, वैसे आपको कैसे पता चला कि मेरा फैशन शो है? तुम्हें क्या लगा कि तुम मुंबई छोड़ दोगी और मैं शांत बैठ जाऊंगा? मतलब? आहाना ने हैरानी से पूछा। मतलब मैं अभिराज खुराना हूँ, किसी को ढूंढना चाहूँ और वो न मिले, ये हो सकता है? वह गाड़ी स्टार्ट करता हुआ बोला, मतलब कुछ नहीं, चलो उतरो। वह गाड़ी रोक कर बोला, कहाँ जा रहे हैं? चलो। वह उसका हाथ पकड़ता अपने साथ ले आया। एक रेस्टोरेंट था जो पूरा खाली था, सिर्फ एक टेबल सजी थी। ये क्या है? तुम्हारी सक्सेस पार्टी एंजॉय करेंगे। मुझे नहीं जाना। क्यों? नहीं, मुझे डर रही हो? नहीं। नहीं तो आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। वह उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने साथ अंदर ले आया। एक गोलाकार टेबल पर लाल रंग का मेजपोश बिछा था, जिस पर दो शैंपेन की बोतल रखी हुई थी। वह एक बोतल उठाकर उसका ढक्कन खोलता है तो उसमें से शैंपेन भरभराती बाहर निकल आई। उसने एक घूंट खुद पिया और एक उसे पीने को दिया। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी। आहाना, ये शराब नहीं है, लो। ने एक घूंट भरा तो अब वह उसे वेटर को वापस दे देता है। अब आराम से बैठो, बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। शांत हो जाओ, तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है, कहकर वह मुस्कुरा दिया। मतलब ये कि अब तुम एक साधारण लड़की नहीं हो, एक मॉडल हो और मैं बिजनेसमैन। तो अब अब हम बराबरी के लेवल पर बात कर सकते हैं। तुम मेरी कंपनी की मॉडल बन जाओ, एम्प्लॉय नहीं। पहले तुम्हें एम्प्लॉय बनने में आपत्ति थी, कहते हुए होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, आंखों में हल्का सा शरारतीपन था। पर आहाना चुप थी। बोलो, उसने उसके चुप रहने पर पूछा। सोचूंगी। आहाना ने भी पूरे एटीट्यूड में जवाब दिया। अभी भी सोचोगी? हाँ, अब तो मैं मॉडल हूँ, आपकी कंपनी की ही। मॉडल क्यों बनूं? मेरी मर्जी चलेगी। वह मुस्कुरा दी। हाँ, मर्जी तो तुम्हारी ही है, हर बार अपनी मर्जी ही करती हो। कभी अपनी मर्जी से ट्रेन में मेरे कंपार्टमेंट में घुस आती हो, अपनी मर्जी से किस करने उकसाती हो, अपनी मर्जी से चली जाती हो, फिर अचानक एक दिन दोबारा मिलती हो और फिर बिना बताए चली जाती हो। उस दिन तुम मेरे घर से बिना बताए क्यों चली गई? उसने शिकायती लहजे में पूछा। आपका इंतजार करती तो मुझे जाने नहीं देती, वह धीमे से सुर से में बोली और एक अंगुली से टेबल पर पड़े कवर को कुतरने लगी। जानना क्यों था? वहाँ भी रह सकती थी और मुंबई छोड़कर क्यों गई? जाने से पहले एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया कि मुझसे मिलकर जाओ। कुछ हालात, कुछ मेरी किस्मत की एक जगह टिकने नहीं देती। जब भी लगता है पैर टिकाने ज़मीन पर मिल गई है, ज़मीन या खुद कुछ सरक जाती है या कोई चीज़ खींच लेता है। मुंबई आकर मैं बिल्कुल हार गई थी, लगा सब जगह बस अंधेरा घिरा है। तब हिमानी जी हल्की उम्मीद की हल्की किरण बनकर आई। वो बहुत अच्छी हैं, मुझे बचाया, आसरा दिया, लगा अपना घर मिल गया, सब कुछ ठीक चलने लगा जब तक उनका बेटा वहाँ नहीं था। बोलकर उसने एक गहरी सांस ली तो अभिराज उसकी तरफ ही देख रहा था, आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। उनका बेटा भूमि कारवंशी, जो पहले दिन से ही मुझसे क्या, उसे सभी लड़कियों से नफरत है, मुझसे भी करता था। कई बार मुझे धमका चुका था कि मैं घर छोड़ दूं, पर मेरे पास वहां रहने के कोई और विकल्प नहीं थे, तो छोड़ भी नहीं सकती थी। सोचा था आत्मनिर्भर हो जाऊंगी, इसलिए हिमानी जी से कहकर मॉडलिंग में ट्राई कर रही थी। पर क्या, हिमानी जी बंगलोर चली गई। मैं भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर वह मुझे नहीं ले गई। उसके बाद उसे सब बात बता देती है, बोलते हुए आंखों से आंसू टपक पड़े। हिमानी जी के बंगले से बाहर आकर सोच लिया, कभी किसी के घर पर नहीं जाऊंगी। गरीब की कोई इज्जत नहीं, सब पैसे से तौलने लगते हैं। सोचा था कभी मुंबई नहीं लौटूंगी तो दिल्ली चली गई, वहाँ पीजी में रहकर जॉब भी करने लगी थी।
अपना चला लेती, पर एक दिन कंपनी से कॉल आया और मैं आ गई। एक बार फिर से मुंबई। अपना नाम बदला, हुलिया बदला, ताकि रुद्र प्रताप की नज़रों से आसानी से न आ सकूं। जिस पर भी मुझे विश्वास था, पराये जैसों जैसे अपनों ने और अपनों जैसे परायों ने भी सबने तोड़ा। सगा भाई है परायों जैसा, छोटे मालिक अपने उन्होंने भी। हिमानी जी का घर उसने भी बेघर कर दिया। लगता था मुंबई में हिमानी जी का घर सबसे सुरक्षित है। वो औरत थी, मेरा दर्द समझती थी। बेटा उनके उलट क्या करती यहाँ। मन ऊब गया तो चली गई थी। आहाना ने अभिराज की तरफ देखा। उसका चेहरा गुस्से से काला हो रहा था, आंखें लाल। उसके हाथ में पानी का गिलास था, इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि वह चकनाचूर हो गया। पानी टेबल पर बह गया और हाथ से खून बहने लगा। आहाना ने देखा तो चीख पड़ी, ये क्या किया आपने। उसके हाथ से बहते खून को देख अपने बैग से हैंकी निकालकर उसके हाथ में बांधने लगी। ये क्या किया आपने। उसने हैरानी से पूछने पर भी वह चुप था। क्या हो गया आपको। वह उसके हाथ पर रुमाल की गांठ बांधती पूछती है, क्या है ये, क्यों किया आपने ऐसा। वह पूछती रही, वह चुप था। बोलिए। वह आहना का हाथ एक हाथ में पकड़ लेता है। तुमने इतना कुछ सहा। वह उसे बेचैनी से देख रहा था तो आहना के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभरी। मेरी किस्मत में था, क्या कर सकती थी। कदम कदम पर चुनौतियां मुँह बाएं खड़ी मिलती थी। उसमें खुद को बचाती रही, बस ये सोच कर कि कभी तो हालात बदलेंगे। मन तो बंजर सा हो गया है, कोई उल्लास तो नहीं फूटता। पर जैसे गर्म रेगिस्तान में कटीला पौधा अपने अस्तित्व के लिए खड़ा रहता है, खुद को बचाने अपनी पत्तियों को कांटे बनाने मजबूर हो जाता है, वैसे ही मेरी जिंदगी है बेहद मुश्किल, कठोर कांटों भरी। अब तो खुशी भी अंदर से महसूस नहीं होती। परिस्थिति कैसी भी रही हो, मजबूर नहीं, हमेशा मजबूत रही और रहूंगी। हालातों की आगे घुटने नहीं टेकूंगी। बहुत नाराज हो सबने तुम्हारा साथ छोड़ा, विश्वास तोड़ा। मैंने भी सबकी तरह तुम्हारे साथ वही किया ना। क्या कह रहे हैं आप। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ आन्हा, जैसे तुम्हारे छोटे मालिक ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, धोखा दिया, मैंने भी तुम्हारा विश्वास तोड़ दिया। और भूमिक ने तुम्हारा इतना अपमान किया, इतना बुरा सलूक किया तुम्हारे साथ। मेरा खून खौल रहा है। उस रात जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मेरी कई महिला मित्र रही हैं, उनके साथ फिजिकल भी हुआ। हमने अलग रास्ते भी अपना लिए, पर मुझे कभी बुरा नहीं लगा। पर उस रात जो हुआ, जैसे हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हें रुद्र प्रताप से बचा कर लाया और मैंने ही। मन में अंदर से बहुत गिल्ट था, इतना कि जब तुम चली गई मुझे बहुत दुख हुआ, बेचैन हो गया। तुम्हें मुझे बिना मिले नहीं जाना चाहिए था। आपको इसके लिए खुद को दोषी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह तो सहमत से हुआ था। तुम नशे में थी, हाँ, पर इतनी नहीं कि खुद को बचा नहीं पाती। बचपन से बहुत कठिन जीवन जिया है। इससे ज़्यादा क्या कठिन कि किसी के यहाँ नौकरानी बनकर रहना, दूसरे के हुक्म पर काम करना। पिछले कुछ महीनों से अनाथों सा जीवन जी रही हूँ। प्यार में धोखा खाया था, वो दर्द अलग था। मुंबई आने के बाद कई कठिन परिस्थिति आई। एक बार तो आत्महत्या का मन भी हुआ, पर कर नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत जीवट हो गई हूँ। छोटे मालिक ने मुझे धोखा दिया, मेरे प्यार के बदले मुझे दर दर भटकने को मजबूर किया। वो मेरा हाथ थाम लेते तो वह भपक पड़ी। प्यार किया, दिल मानता नहीं था। दिल और दिमाग का हमेशा बैर है। दिल हमेशा मचल ही जाता है, पर उस दिन के बाद दिमाग जीत गया। अब दिल शांत बैठ गया है। क्या वाकई में। हाँ, तुम्हें मुझसे शिकायत नहीं। नहीं, थैंक यू आहाना की। तुमने मेरे मन से इतना बड़ा बोझ उतार दिया। अब खाना खाएं। हाँ, आहाना ने सहमत दी तो अभिराज ने खाने का ऑर्डर दिया और वेटर खाना रख गया। दोनों खाना खाने लगे। साथ में मंद मंद संगीत बज रहा था। उसे वैसा ही एहसास था मानो वह किसी अपने के साथ ही अपनी खुशी मना रही है। ये सख्त क्या कोई अपने से कम है। पिछले कुछ समय से मुसीबत और खुशी के कुछ क्षण बिताए तो इस इंसान के साथ। वह उसे गौर से देख रही थी। क्या देख रही हो। उसे खुद को गौर से देखता देख उसने पूछा। कुछ नहीं। खाना कैसा लगा।
बहुत अच्छा, वह मुस्कुरा दी तो वह भी मुस्कुरा दिया। दोनों ने खाना ख़त्म किया और अब दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले। आहाना, हाँ, क्यों न मेरे साथ चलो मेरे घर। वह गाड़ी में बैठने के लिए बाद में बोला, क्या कह रहे हैं? गलत मत समझो, इतना बड़ा घर है, तुम भी रह लो। मैं भी वहाँ अकेले रहता हूँ। नहीं, क्यों? मैं अब किसी के घर पर जाकर नहीं रहूँगी। जब बेघर थी तब नहीं आई। अब तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। 100 के पैसे मिलेंगे तो फ्लैट देख लूँगी। क्यों? मुझे किसी के घर नहीं रहना, अपने घर में रहना है। वह मुस्कुरा दी। अविराज कुछ नहीं बोला। अब वह उसे पीजी तक छोड़ने आ गया। पीजी के बाहर आकर उसने गाड़ी रोक दी और वह उससे इजाज़त लेकर उतर गई। वह पीजी के अंदर गई तो वह भी गाड़ी आगे बढ़ा देता है। जैसे ही वह पीजी के अंदर गई, वहाँ की सारी लड़कियों ने एक सेलिब्रिटी की तरह उसका स्वागत किया। वाह हिना, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने देखा तुम्हें, वाह क्या कहने। और अविराज खुराना तुम्हारा फ्रेंड है। ही इज वेरी हॉट। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अमोनी बहुत खुश थी तो एक्साइटेड होकर पूछती है। वैसे ही आहाना झेपती बोली। वह अंदर आई तो सब उससे बहुत कुछ जानने को उत्सुक थी। आहाना ने थोड़ी देर उनसे बात की, पर अब थक चुकी थी तो आराम करना चाहती थी। कपड़े बदले और बेड में आ गई। उधर अविराज भी अरुल विला पहुंचा। विक्रांत उसका इंतजार कर रहा था। सर, आप लेट हो गए, उसे देख उसने पूछा। हाँ, वो आहाना के साथ डिनर करने चला गया था। वह सोफे पर बैठता बोला, कल आहाना के एक कंपनी की मॉडल की तौर पर कागज़ तैयार करो और साउथ मुंबई में ही एक फ्लैट बुक करो। क्यों? विक्रांत ने हैरानी से पूछा। आहाना पीजी में रहती है, कब तक वहाँ रहेगी? मैंने उसे कहा आने को, पर तैयार नहीं। क्यों? कहती है किसी के घर पर नहीं रहेगी, सिर्फ अपने घर में ही रहेगी। तो उसको घर तो देना पड़ेगा। ओके सर, सच बता दिया आपने उनको? नहीं, एक बार फिर से उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता। उसने जो कुछ हासिल किया अपनी मेहनत से हासिल किया है। सच बताकर उसकी खुशी कम नहीं करना चाहता। तुम्हारे मुंह से भी कभी सच नहीं निकलना चाहिए। अविराज ने उसे ताकीद किया। ओके सर, वो सुपर मॉडल, क्या नाम है उसका, जिसने आहाना की ड्रेस के साथ छेड़छाड़ की? अविराज ने पूछा। कैरवी। उसे कंपनी से और इंडस्ट्री से बाहर फेंको। उसकी जगह लेने आहाना आ चुकी है। ओके सर। आज आहाना से बात कर ली तो इतने दिनों बाद मुझे सुकून आया है। जी सर, आपके चेहरे से लग रहा है एक बात से बहुत निराश हूँ। क्या? भूमिका आरवंशी ने आहाना के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। मैं एक बार हिमानी आरवंशी से मिलना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं सर? विक्रांत ने हैरानी से देखकर पूछा। हाँ, भूमिक ने जो आहाना के साथ किया, उस औरत को भी पता होना चाहिए कि उसके बेटे ने क्या किया है। ओके सर, जल्दी ही मीटिंग फिक्स करवाता हूँ। विक्रांत ने हाँ में भरी तो वह भी उठकर सीढ़ियों से चढ़ता ऊपर आ गया। भूमिक भी घर आ गया है। दंदनाता सीढ़ियों से चढ़ता जाने लगा तो हिमानी जी ने टोक दिया। भूमिक तो पीछे मुड़ गया। जी, कैसा रहा रैंप शो? उन्होंने पूछा, पर वह चुप था। चुप क्यों हो, बोलो। टीवी खोलो और देख लो कि कैसा था। कहना क्या चाहता है? उन्होंने पूछा तो वह गया और टीवी ऑन कर देता है। उसने चैनल बदल कर वहाँ लगा दिया जहाँ नई मॉडल्स के साथ अविराज खुराना रैंप पर खबर चल रही थी। हिमानी जी ने देखा तो हैरान थी।